हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट सॉल्यूशन मेटल एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जो है वहाँ से जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर बेसिकली 5 क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरेटिकल और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, यानी कि जो सोडियम मेटल है उसे केरोसिन ऑयल में हमें डिप करके क्यों रखना पड़ता है। तो आप लोगों को पता है कि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए सोडियम मेटल को हमें केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करना पड़ता है। जब क्या होता है कि जब सोडियम मेटल हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो उस केस में वो फायर को कैच कर लेता है या फिर आग लग जाती है। इसलिए जो है सोडियम मेटल को हमें केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होता है जब सोडियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सोडियम मेटल को इसलिए हमें केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखना पड़ता है, बिकॉज सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। और जैसे ही वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो फायर को कैच कर लेता है। तो ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल टर्म्स में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व हैं। पहला है आपका आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ और दूसरा है कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके अंदर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन। तो जब आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, वाटर जो है गैसियस फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में Fe3O4 की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग कर लेंगे, यहाँ पर 3 आयरन आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है 4 ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बैलेंसिंग हो जाएगी, आपके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आयरन वाटर के या फिर स्टीम के रिएक्शन में आता है, जब आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, आपको वर्ड याद रखना है, गैसियस फॉर्म में वाटर को स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में Fe3O4 की फॉर्मेशन होती है, जिसके साथ हाइड्रोजन गैस की इवॉल्व होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है आपका, इसमें दो पार्ट हैं सेकंड पार्ट के अंदर। एक तो सबसे पहले आपका कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन होती है और इसके साथ हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर जो है बैलेंसिंग कर लेंगे हमारी, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। थर्ड है आपका वही सेम चीज़ है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो उस केस में भी हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी 2 के साथ। तो ये आपके दोनों रिएक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला तो आपका कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और तीसरा है आपका पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो उस केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 4 सैंपल दे रखे हैं ABCD, वो टेकन एंड एडिड टू द फॉलोइंग सोल्यूशन वन बाय वन। ठीक है ना, इसमें के अंदर क्या करा है इन्होंने, सोल्यूशन की एक आध सोल्यूशन की क्या करी है, मिक्सिंग करी है। द रिजल्ट्स ऑब्टेन हैव बीन टैबुलेटेड। तो यहाँ पर 4 आपको मेटल दे रखे हैं, एक आयरन सल्फेट है, एक कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं। और यहाँ पर बता रखा है कि किस में रिएक्शन हो रहा है, किस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूज़ द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स ABCD। तो यहाँ पर बोला गया है कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इसके अंदर अपने को बताना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो आयरन सल्फेट है, आयरन जो है ज़्यादा, आप लोगों को पता होगा कि कॉपर और जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बी जो है, तो यहाँ पर बी मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि बी मेटल के अंदर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है आयरन सल्फेट के केस में। ठीक है, जब आयरन सल्फेट के केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि आयरन सल्फेट को के अंदर जो आयरन मेटल है उसको डिस्प्लेस कर कर रहा है बी मेटल, इसलिए जो है बी मेटल जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जब हम बी मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो जो बी मेटल है जब हम उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है
जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो फेड हो जाएगा और उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी और वो जो है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये किसका रेड ब्राउन कलर हो जाएगा, क्योंकि इस पर इफेक्ट आएगा आयरन का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इस पर इफेक्ट आएगा आयरन का। इसलिए जो डी मेटल है जब हम उसे ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो उसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की लेयरिंग हो जाएगी और उसका जो कलर है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी एंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अंदर इनको अरेंज करना है मेटल ए बी सी और डी को। ठीक है, तो अगर हमें डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अंदर अरेंज करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में कैसे अरेंज करेंगे। तो इसके अंदर हमें पता लग गया कि सबसे ज़्यादा मेटल जो है वो बी रिएक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर जो है आयरन सल्फेट के केस में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल बी है। उसके बाद बी के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि मेटल ए जो है वो कॉपर सल्फेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो उसके बाद जो है मेटल ए रिएक्टिव है और इसके बाद सी मेटल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ये सी मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन तीनों में। फिर जो मेटल डी है उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, जिस मेटल के अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, आपको पता लग गया कि रिएक्टिविटी कैसे डिक्रीज़ हो रही है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन की रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आयरन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है कि आयरन जो है वो क्या है, H2SO4 के साथ जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे तो आयरन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी फेरस सल्फेट की। ठीक है, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये आपका रिएक्शन है, बस ये आपको रिएक्शन ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कि आयरन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उस केस में आयरन डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और यहाँ पर फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जिंक का आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करना है हमें। ठीक है, जिंक का आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करना है, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करना है। तो इस केस में क्या होगा, तो हमें पता है कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए जो जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस करेगा अपनी पोजीशन से और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी जिंक सल्फेट की, जिंक सल्फेट की, और यहाँ पर हमें सॉलिड फॉर्म में क्या मिलेगा, आयरन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखना है कि जिंक जब रिएक्ट करेगा आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में जाने के बाद तो उसमें क्या होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक डिस्प्लेस करेगा आयरन को फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से और यहाँ पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पर आयरन बचेगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो पाँचों क्वेश्चंस थे, पाँचों क्वेश्चंस काफ़ी थ्योरेटिकल और साथ ही साथ आपके क्या नाम है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे। इनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर आपके मॉडिफाई भी हो सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।